यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 685 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें 244 जनरल, 73 ईडब्ल्यूएस, 203 ओबीसी, 105 दर्ज फहरिस्त जात और 60 दर्ज फहरिस्त कबाइल से है। श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल है, जबकि तीसरा रैंक गामिनी सिंगला ने हासिल किया है। पहले 3 रैंक तालिबात ने हासिल किए हैं। कुल मिलाकर 25 मुस्लिम तलबा इस मरतबा यूपीएससी में कामयाब हुए, जिसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा हाशमी भी शामिल है। सईद मुस्तफ़ा हाशमी को मुल्क भर में 162वां रैंक हासिल हुआ है। पेशे से मैं एक सर्जन हूँ। मेरी एमबीबीएस और एमएस की तालीम जनरल सर्जरी में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से हुई है और इस साल के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 162 आया है। एक सर्जन के नाते मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब मैं किसी पेशेंट का फ़ायदा पहुंचा सकता था, किसी को ऑपरेट करके उन्हें राहत दिला सकता था। लेकिन ये अंदाज़ा हुआ कि राहत सिर्फ मैं हेल्थ के मामले में दे सक रहा हूँ। अगर मैं उसके अलावा एक बड़े दायरे में काम करना चाहूँ तो उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म इंडिया में सिविल सर्विसेज के अलावा और कुछ नहीं है। तो उसी नीयत से अपने खिदमत के दायरे कार को बढ़ाने की नीयत से मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम की तरफ अपना रुख किया हूँ। और कामयाबी का सबसे बड़ा शय तो पहले अल्लाह पाक को जाता है कि अल्लाह पाक ने मेरी थोड़ी सी मेहनत में बरकत अता फ़रमाई है, कामयाबी अता फ़रमाई है। और इसकी वजह मैं समझता हूँ कि वालिदैन की कुर्बानियाँ रही हैं बचपन से अब तक, उनकी रहनुमाई रही है, जहन साजी रही है, उनकी ख़ास दुआएँ रही हैं जो हर किसी के साथ होती ज़रूर हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जितना दुनिया में देखा हूँ, मेरे जैसे माँ बाप जितनी मेहनत करते हैं उतनी अगर हर कोई कर ले तो हर कोई, किसी का बच्चा इस तरह कामयाब हो सकता है। यूपीएससी एग्ज़ाम टफ़ है, बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि ये वाकई टफ़ एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें आपका सक्सेस परसेंटेज काफ़ी थोड़ा सा है। 10 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर करते हैं एग्ज़ाम से और 700 की फ़ाइनल रैंक लिस्ट आती है। तो काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन मुश्किल का सामना करते हुए तो इंसान अपने आप को ऊंचा कर सकता है। तो इस अज़्म के साथ जब आप मेहनत करेंगे, इस अज़्म के साथ आप जब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपके डेडिकेशन से, आपके हार्डवर्क से और साथ में वालिदैन की दुआओं से, आपके अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से, इन सब चीज़ों को मिलाकर कामयाबी हासिल होती है। तो इसमें मुक़द्दर का भी हाथ ज़रूर है, लेकिन साथ में मेहनत का भी बेशक अहम हाथ होता है। ये जो घंटों का सवाल है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। अगर आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से अपने आप को इधर उधर जहन करते हुए, तो आपके वो 2 घंटे 10 घंटों के बराबर है। तो मैं ये मानना है और मेरा खुद तजुर्बा रहा है कि जितने घंटे भी आप दे पा रहे हैं उससे कितना हासिल कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत से 8 सवाल किए हैं। कविता ने बीजेपी हुकूमत से 8 वादों से मुतल्लिक जवाब तलब किए हैं, जिसको पूरा नहीं किया गया। कविता ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि खवातीन को मसावी हक देने के लिए उनको रिजर्वेशन की फराहमी के सिलसिले में बिल कहाँ है। मुल्क की जीडीपी तेजी से गिर रही है। जिस जीडीपी में इजाफा हुआ है वो डी डीजल, जी गैस, पी पेट्रोल है। इस इजाफे से वसूल होने वाली रकम को कहां सर्फ किया जा रहा है। तेलंगाना से इम्तियाजी सलूक का कब खात्मा होगा। तेलंगाना रियासत को वाजिबुल अदा 7,000 करोड़ रुपए की रकम बीजेपी की हुकूमत कब देगी। अफराते ज़र अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। महंगाई मुक्त भारत कब होगा। अच्छे दिन कहां है। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। रोजगार देने का वादा कब पूरा होगा। पीएम केयर के फंड्स की तफसील बताएं। उन्होंने आखिर में लिखा कि मोदी हुकूमत के 8 साल में इंडिया बेहाल हो गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत की मसाजिद के इमामों और मौज़िनों को हर महीने 5,000 एजाज़िया दिया जाता है। तेलंगाना हुकूमत की मुनफरिद स्कीम की आइमा मौज़िनीन ने खैर मकदम किया है और साथ ही जामा मस्जिद के नायब इमाम और मौज़िन को भी इस स्कीम में शामिल करने की अपील की है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 57 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ओल्ड एज पेंशन जल्द जारी करने की मांग की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं जो है सीएम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो कुछ अब तक आइम्मा इमाम और मौज़िनीन के लिए मुशाहिरे वगैरह चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंटिन्यू रखें बराए मेहरबानी। पे जामा मसाजिद जहाँ पर भी हैं वहाँ पर के लिए जिस तरह
जामा मस्जिद मतलब बड़ी मस्जिद होती है, तो यहाँ के लिए अगर आप हज़रात इस बारे में फ़िक्र करें कि इमाम के साथ साथ नायब इमाम और मौज़िन के साथ साथ नायब मौज़िन के लिए भी अगर कुछ इंतज़ाम हो जाए तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। ये बहुत ही अनोखा कारनामा है, मतलब कि जो खैर ख़ाह लोग हैं, जो खैर ख़ाह सीएम हज़रात हैं, वही इसके बारे में सोचते हैं। जो खैर ख़ाह हमारे कायदीन हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। मैं यहाँ 41 साल से खिदमत कर रहा हूँ। मैं KCR साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, 41 साल से खिदमत कर रहा हूँ। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, असुद्दीन साहब का और कौसर मोहसिन साहब की खिदमत में हमारे को जो नजराना मिल रहा है KCR साहब की तरफ से मुझे मंथली 5,000 रुपये, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में दराज करे और साहिब से रखे। ये 57 साल की उम्र के लोगों को जो पेंशन देने का वादा किए थे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा KCR साहब से, असुद्दीन साहब से और कौसर मोहसिन साहब से हम ज़ईफ़ों का ख्याल रखें। कृष्णा नदी पर तामीर करदा प्रोजेक्ट और पानी की तकसीम को लेकर आज कृष्णा वाटर बोर्ड की मीटिंग हुई। हैदराबाद में वाक़ कृष्णा वाटर बोर्ड के दफ्तर में मीटिंग हुई। आंध्र प्रदेश की जानिब से नारायण रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि तेलंगाना से किसी भी ओहदेदार ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। वाज़ेह है कि ये दूसरी मीटिंग है। दूसरी मीटिंग में भी तेलंगाना के ओहदेदारों ने शिरकत नहीं की। तेलंगाना हुकूमत ने जून 15 के बाद इजलास मुनक्किद करने का बोर्ड को मशवरा दिया है। इतवार की शाम हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में रेड्डी JAC की जानिब से रेड्डी महासभा मुनक्किद की गई। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने शिरकत की। इजलास के दौरान वजीर लेबर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खुलकर तारीफ की। हुकूमत की जानिब से रेड्डी तबके के लिए किए गए फलाही स्कीमात का तज़किरा करते हुए बार बार CM की सताइश कर रहे थे। इसी दौरान रैली में मौजूद बाज़ अफराद ने नारेबाजी की, स्टेज पर चप्पल उछाले। हंगामा आराई के बाद हालात कशीदा हो गए। स्टेज पर पुलिस तलब कर ली गई और वजीर को तकरीर रोकनी पड़ी। भारी पुलिस फोर्स के साथ वजीर के काफिले को वहां से महफूज निकाला जा रहा था। इसी दौरान बाज़ अफराद ने वजीर की गाड़ी के सामने बैठकर एहतजाज और नारेबाजी की। वजीर की कार पर पत्थर, पानी की खाली बोतलें, चप्पल और कुर्सियों से हमला किया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से रेड्डी तबके की तारीफ करने और विल्मा तबके के खिलाफ बयान देने पर वजीर मल्ला रेड्डी ने कांग्रेस लीडर पर सख्त बयान जारी किया था। दोनों लीडरों के दरमियान तकरार जारी है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और जांच जारी है। तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने रियासी कांग्रेस सदर A रेवंत रेड्डी पर उन्हें कत्ल करने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमों से और अवामी मकबूलियत से कांग्रेस लीडर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रेड्डी तबके के लिए के चंद्रशेखर राव जेर क़यादत रियासती हुकूमत के इक़दामात काबिल सताइश है। यही बात उन्होंने जलसे में कही थी। ఆయన మీద బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడని ఆరోపణ చేసిన కదా, 3 దినాల ముందు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిన కదా ఉన్నాయని చెప్పేటక్కల ఆయనకి ఇది గొప్ప అవకాశం అని రెడ్డిల ముసుగులో సభల ముసుగులో ఆయన ఒక 100 మంది గుండాలను పంపించి నా మీద దాడి చేసిండు. ఇది ఆయన చేసే పని. ఆయన మొదటి సంది కూడా చేసేది ఇవే కదా, కుట్రలు, కుతంతాలు, బ్లాక్ మెయిలింగు, దాడులు. ఆయన పనే ఇది. ఆ లెవెల్ చూసి రెడ్డిలల్లా మేము కూడా కార్పొరేషన్ ఇస్తాం, అన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం, అన్ని చేస్తున్నాం అంటే ఆయన కంట్రోల్ అయితే లేదు. అన్ని ఆయనే అనుకుంటాడు. రెడ్డిలు అంటే రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటాడు, మల్లారెడ్డి అనుకోడు. రేవంత్ రెడ్డి పేరే ఉండాలి, రేవంత్ రెడ్డికే రావాలి, మైలేజ్ అంతా రేవంత్ రెడ్డి ఉండాలి, ఆయనే గొప్ప తోపు, ఆయనతో పెద్ద పేరు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఆయన ఇక సాగవు. ఇప్పటిదాకా నడిచినాయి, ఇక వదిలిపెట్టాం. ఇప్పటి సంది ఆయన తప్పకుండా జైలుకు పంపిస్తాం. నన్ను చంపాలని చూస్తాడు కదా, ఆయన రోజు నిద్ర పట్టలిస్తలేను కదా నేను. ఆయన కుట్రలు, కుతంత్రాలన్నీ బయట పెడుతున్నా కదా. ఆయన చేసిన ఎవరెవరిని బ్లాక్మెయిల్ చేసిండు అవన్నీ కూడా తీస్తున్నా కదా. నన్నే చేసిండు కదా 8 ఏళ్ల సంది. ఆయన అవన్నీ చేస్తుంటే ఆయనకు అయితే లేదు, భద్రాశ అయితే లేదు. तेलंगाना के 3 अफराद कर्नाटक के जिला कुडुगु के मदिकीरी में वाक़ आबशार में गर्क हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आबशार के किनारे बैठे हुए थे। अचानक एक का पैर फिसलकर पानी में गिर गया। उसकी जान बचाने के लिए दीगर 2 भी कूद पड़े, ताहम ये तीनों पानी में डूब गए। ये वाक़या इतवार को पेश आया है। मरने वालों में 36 साला शाम, 16 साला साई और 18 साला श्री
हर्षा शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये 3 अफराद उन 13 सयाहों के ग्रुप में शामिल थे जो कुडागू जिले को घूमने के लिए आए थे। इतवार की सुबह मेदिकेरी आबशार का दौरा कर रहे थे, हादसा पेश आ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तीनों की लाशों को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। डीएसपी ने कहा कि सयाती मकाम पर हादसों को रोकने के लिए अलार्म बोर्ड लगाए गए हैं। सयाहों को मुहतात रहने की जरूरत है। ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ 13 ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕುಶಾಲನಗರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು 13 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋರು 36 ವರ್ಷ, ಸಾಯಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ 16 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರ್ಷ 18 ವರ್ಷ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ತಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 3 ಜನ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ಬಾಡಿನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. एक हफ्ता कब्ल बेगम बाजार में एक नौजवान का कत्ल हुआ था। दूसरे तबके की लड़की से शादी करने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद से इस इलाके में मुकीम दोनों तबकों के बीच बहसो तकरार हो रही थी। आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बेगम बाजार का दौरा करते हुए दोनों तबके के बुजुर्गों से बातचीत की और हिदायत दी कि वो आपसी रंजिश को खत्म करते हुए मिलजुल कर रहें। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने सरपरस्तों को अपने बच्चों पर खसूसी नजर रखने की हिदायत दी। ये प्रेम विवाह के कारण थोड़े बच्चे, उनको इससे सहा नहीं गया। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके वो एक दिन जब आया यहाँ पर वो बच्चा, उसको उन्होंने पीछा करके उसकी हत्या की थी। आप सबको ये पता है। उसके बाद हमारे पुलिस टीम्स, वही रात टास्क फोर्स के टीम्स, वेस्ट जोन पुलिस के टीम्स बहुत मेहनत करके जो भी इसमें अक्यूज थे उनको चेज करके कर्नाटका स्टेट में भागे हुए थे, उनको पकड़ कर लेकर आए हैं। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा की मदीना कॉलोनी में पार्क की हुई इलेक्ट्रिक बाइक को आग लग गई। अब्दुलहद नामी टीआरएस लीडर इलेक्ट्रिक बाइक को पार्क करके अपने घर के अंदर चले गए। कुछ ही मिनटों में मोटरसाइकिल को अचानक आग लग गई और मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक को 6 महीने पहले खरीदा था। इलेक्ट्रिक बाइक शोलापोश होने का तेलंगाना में गुज़श्ता 1 महीने के दौरान ये दूसरा वाकया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।